नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। वहीं सपा महासचिव बनाए जाने के बाद अब विधानसभा के अंदर भी विपक्ष खेमे में शिवपाल का कद बड़ा होता नजर आ रहा है। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाने की बात पर सहमति बन चुकी है समाजवादी पार्टी में। इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से शिवपाल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार शाम अचानक चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर भी पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान शिवपाल के साथियों को संगठन में समायोजित करने पर भी बात हुई है और सपा प्रदेश में नए सिरे से आंदोलन शुरू करेगी। वहीं पार्टी से दूर हुए कई नेताओं की भी घर वापसी कराई जाएगी। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद भी शिवपाल यादव अब तक कार्यालय नहीं जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की वापसी कराई है और अब पार्टी में धीरे धीरे शिवपाल यादव का कद बढ़ता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से उनके आवास पर 45 मिनट तक मुलाकात की और पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सूत्रों की माने तो अब 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में शिवपाल यादव को फ्रंट सीट पर बिठाने को लेकर पार्टी में सहमति बनी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी छोड़कर गए लोगों के नेताओं की घर वापसी की भी बात हुई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की वापसी के बाद लगातार उनके कद में बढ़ोतरी हो रही है। उनसे जुड़े नेताओं, उनके समर्थन में खड़े नेताओं को भी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। उन्हें विशेष पदों पर बैठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी छोड़कर प्रसपा में गई रीबू श्रीवास्तव को भी समाजवादी पार्टी में महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे एक बार फिर शिवपाल यादव को वही पोजीशन मिलती नजर आ रही है या उसी तरफ वो बढ़ रहे हैं जब वो मुलायम सिंह यादव के समय में पार्टी में जो उनकी हैसियत थी। वही समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे शिवपाल यादव का कद जो है बढ़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। विपिन जी, समाजवादी पार्टी में एक बार फिर शिवपाल यादव का जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसी चर्चा है कि उन्हें 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्रंट सीट पर बिठाया जा सकता है। देखिए अलका जी, बहुत आज का जो आपने विषय रखा है चर्चा के लिए, ये बहुत ज्वलन मुद्दा है। मैं साधुवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को। और क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक आप अपने जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन खपाया हुआ हो पार्टी के लिए और संगठन के लिए, तो अगर आप उनको साइडलाइन करते हैं तो ये इससे बात नहीं बनने वाली। यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए। अब घर वापसी हो रही है। इनके जो नेता या कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के चले गए थे या हताश थे, तो अब अच्छी बात है। एक सोच उस दिशा में जा रही है और ये पहल करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अब अगर एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव और अपने चाचा को साथ में आगे लेके आ रहे हैं, तो ये इससे एक बहुत अच्छा संदेश केवल यूपी वासियों को नहीं जाएगा, पूरे देश में जाएगा कि देखिए कि कितने अच्छा एक नजीर पेश करी है इन्होंने। और यही अपेक्षा भी करी जाती है कि यहां पर नेताओं से कि क्योंकि उनको रोल मॉडल समझा जाता है और वो जब तक पहले अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो जो बाकी एक आम आदमी के मुद्दों को कैसे उनके मसले सुलझा पाएंगे। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसको एक सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि चुनौतियां बेशुमार हैं यहां पर, क्योंकि ये बात अलग है कि जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए वहां पर बड़ी कांटे की टक्कर थी, क्योंकि असल मायने में अलका जी अगर कोई आमने सामने था चुनावी मुकाबले में
तो वहां पर भाजपा और सपा, कहने को कांग्रेस पार्टी भी थी, बसपा भी थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर थी सपा की और भाजपा की। और यही अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर भी कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में मुकाबला सीधा जो कांटे की टक्कर हुई भाजपा की और टीएमसी की। तो ये बातें बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, पूरे दमखम से निकले थे, उनके वरिष्ठ नेता आए थे चुनावी मैदान में, और उसके बावजूद भी यहां पर अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। तो यहां पर उनके हौसले भी बुलंद हुए होंगे, और अच्छी बात है अब वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जितने नेता, जितने कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर चले गए थे या हताश महसूस कर रहे थे, उनमें एक नई ऊर्जा डालने का काम शुरू हो गया है। ये 2024 के चुनाव के लिए बहुत अच्छी बात है। जी विपिन जी, आपने कहा कि गलत मुद्दा है, लेकिन हमारा काम यही है कि अगर राजनीतिक दुनिया में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं, तो हम उस पर आपसे चर्चा करें। शिवपाल यादव जो हैं वो कद्दावर नेता हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी की स्थिति चेंज हुई है, और उसी स्थिति पर हम आपसे चर्चा करने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। सर, आप कह रहे हैं शिवपाल यादव का जो कद बढ़ रहा है उससे पार्टी को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बसपा से भी संगठन करके देख लिया, गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, और पिछले विधानसभा में भी देख लिया आपने कि किस तरीके से बीजेपी जो है आगे नजर आई है। तो अब चाचा का साथ पा करके अखिलेश यादव कितना बीजेपी को टक्कर देते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने ज्वलंत मुद्दा बोला था, मैंने साधुवाद दिया था कि आपने अच्छा ये मुद्दा उठाया है। ठीक है, और ठीक है और सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि ये 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां पर बड़े जोर शोर से पूरे गाजे बाजे के साथ निकले थे। गठबंधन, महागठबंधन का ऐलान हुआ था, वो अलग बात है कि उसके बाद क्या दरारें पड़ी बुआ भतीजे में और क्या हुआ वो जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक रणनीति में राजनीतिक दल बदलाव नहीं लाते या मंथन नहीं करते कि जनता उनको क्यों नकार रही है या जनता से वो क्यों दूर जा रहे हैं, काम नहीं बनने वाला। यहां पर भले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है विधानसभा के चुनावों में सपा का, यहां पर अभी सफर काफी लंबा है, क्योंकि यहां पर आपने जैसे दो विकल्पों की बात करी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी उन्होंने जाके देखा, हाथ मिला के देखा, उसके बाद बसपा के साथ भी, तो बात नहीं बनी। वहां पर तो ये विपक्ष हमला बोल रहे थे, ये जो भाजपा की बात करें या अन्य राजनीतिक दल बोले थे, दो युवा निकले हैं और वहां पर विकास की तस्वीर दिखाने निकले थे, तो वो तारों के जो जंजाल है उसमें ही उलझ गए थे। तो ये बातें जनता भली भांति समझती है, जनता जनार्दन होती है। यहां पर जनता के मुद्दे जो उठाएगा या जनता की नब्ज को जो पहचानेगा, जनता उसी को अपना बेशकीमती वोट देगी। ये बात समझ लेनी चाहिए नेताओं को। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा संदेश देना चाहिए। जनता की बहुत उम्मीदें होती है नेताओं से। 21वीं सदी है, हम सबका एक सपना है, संकल्प हम सबने लिया है कि हम हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जनता को भली भांति पता है कि कौन से राजनीतिक दल सही मायने में विकास को तवज्जो दे रहे हैं और कौन महज राजनीति कर रहा है, अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। तो ये भली भांति समझ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि यहां पर अपने संगठन को मजबूत करने में अब जुट गए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है 2024 का। और यहां पर उत्तर प्रदेश की क्या अहमियत है ये भली भांति सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। 80 सीटें आती है वहां से लोकसभा की। तो यहां पर अब रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज को समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। क्योंकि बड़ी अहम बात बोलूंगा अलका जी मैं अब चर्चा में, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और 2019 का चुनाव लोकसभा का, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक नया ट्रेंड उभर कर आया। भले ही कई राजनीतिक पंडित मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे ये निजी विचार हैं। मैं ये बोलूंगा बड़े विश्वास से एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब एक आम आदमी ने, उत्तर प्रदेश के वासी ने जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और यही होने वाला है, आने वाले समय में यही होगा, क्योंकि जनता भली भांति समझती है कि कौन सक्षम है कि जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सके, जनता उसी को वोट देगी। जी
विपिन जी, आपको क्या नहीं लगता कि मैनपुरी की जो जीत मिली है उससे अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि चाचा के बगैर उनका काम नहीं चलता, और अब जो उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाने की बात कही जा रही है। एक समय शिवपाल यादव बार बार कहते भी थे अपनी जगह को लेकर विधानसभा में, जो उन्हें पीछे की सीट मिली थी, कि उन्हें आगे की सीट दी जाए, और अब उन्हें ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मैनपुरी की जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, उसका रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है एक तरीके से शिवपाल यादव को, और उनका कद भी बढ़ाया जा रहा है? कोई शक शुमा नहीं है इसमें कि अगर कोई अच्छा कार्य करा है या किसी ने अच्छा कुछ योगदान दिया अपना पार्टी के लिए जी और ये मैं तो इसको बड़ी ऐतिहासिक जीत बोलूंगा मैनपुरी की। जी और अगर यहां पर बाजी मारी है सपा ने तो बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवपाल यादव का, तो उसी के फलस्वरूप उनको ये एक रिटर्न गिफ्ट, आप कह सकते हैं रिटर्न गिफ्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो खुद अखिलेश यादव सपा के मुखिया उनके घर गए, उनसे 45 मिनट बातचीत हुई, तो संगठन को लेकर कैसे मजबूत करा जाए, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। तो क्योंकि अभी बजट सत्र शुरू होगा तो यहां पर तमाम चुनौतियां भी हैं। सरकार, योगी सरकार को घेरने की योजना भी बनाएंगे कि क्या क्या सरकार की खामियां रही हैं और कैसे जनता की आवाज उठाई जाए, जनता के मुद्दों को आगे लेके जाया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ये बहुत अनिवार्य था कि आप शिवपाल यादव को आगे लेके आए, उनके कद को बढ़ाएं, उनका जो योगदान है पार्टी के लिए उसको आप समझें। और अच्छी बात है क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये एक अपेक्षा करी जाती है कि लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज आगे लेके जाएगा। और शिवपाल यादव और अब अखिलेश यादव अगर साथ आ गए हैं और कमर कस ली इन लोगों ने, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। विपिन जी, ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सकती है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें विशेष पद जो है वो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मिल सकता है, या फिर शिवपाल खेमे से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्हें मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव का कद बढ़ रहा है उससे क्या संदेश जा रहा है एक तरीके से समाजवादी पार्टी में लोगों को? क्योंकि बहुत ये पद की लड़ाई थी जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हुए थे, और अब फिर वही पद जो है वही साथ, क्योंकि जीत की जरूरत है, एक बड़ी जीत की जरूरत समाजवादी पार्टी को है आने वाले चुनाव में। तो इस चीज को आप किस तरीके पर से देखते हैं, किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज तो बड़ा अच्छा जा रहा है, और लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महासचिव तो बना दिया उनको जी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो, कोई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं रहे कि पार्टी का। तो ये सफर यहीं तक है कि अच्छी बात है, उनकी काबिलियत को, उनके तजुर्बे को, उनके योगदान को समझा गया है। और अखिलेश यादव जी ने उनको ये जो एक सम्मान देना चाहिए था वो उनको सम्मान समय रहते अब मिल रहा है उनको। और यहाँ पर उनके जो बाकी कार्यकर्ता, उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा उम्मीद करी जा रही है। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आप अहमियत देते हैं, जनता को भी अच्छा संदेश जाता है। लेकिन बात तब बनेगी जब आप कुछ ऐसी रणनीति रोड मैप लेके आएंगे जिससे वाकई में एक आम आदमी, एक आम यूपी का जो नागरिक है उसको समझ आएगा कि यहां पर अब बदलाव आया है। क्योंकि अगर दोनों चुनावों की बात करें आप, 2014 की 2019 में क्या परिणाम आए थे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर घर वापसी उनके कार्यकर्ताओं की हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको उत्तर प्रदेश के नागरिकों के दिल में जगह बनानी है, वापसी करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको अपना रोड मैप बढ़िया करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जनता क्या क्या अपेक्षा कर रही है। ये 21वीं सदी की आवाम है, यहां पर वो भली भांति समझते हैं कि यहां पर अब काम नहीं चलने वाला महज बिजली सड़क पानी से। उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। नए विश्वविद्यालय चाहिए, एम्स चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया हो, अव्वल दर्जे का हो, शिक्षा का
जो स्तर है वो अव्वल दर्जे का हो। उसके अलावा कई चीजें कि अब जैसे सरकार की, मोदी सरकार की बात करें, महत्वाकांक्षी योजनाएं इनकी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जी तो ये अपेक्षा करी जाती है कि रोजगार मिले और महंगाई पे भी काबू पाया जाए। तो ऐसी तमाम बातें अगर आप अच्छे रोड मैप लेके आ सकें, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, स्टार्टअप कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई यूनिट्स को कैसे आगे लेके आया जाए और आत्मनिर्भर कैसे बना जाए और स्वदेशी को अपनाना है, वोकल फॉर लोकल करना है, तो ऐसी बातें जनता इनको स्वीकार करती है, इनको ज्यादा तवज्जो देती है, ये समझना पड़ेगा। और सब 100 बातों की एक बात अब मैं बोलूंगा कि कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं जी और जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर आप जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं उसमें आप एक स्वर में स्वर मिलाएं, तो वो तो राष्ट्रहित की बात है। अगर आप सेना के शौर्य पे सवाल उठाएंगे या सर्जिकल स्ट्राइक के आपको सबूत चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सपा के लोगों ने बोला, जी जी मैं बाकी विपक्ष की तरफ ये बात कर रहा जी हूं। तो लेकिन टीके को लेके भी राजनीति हुई थी आप कि जब आप इतने समय से हम दिग्विजय लोग सिंह की इंतजार बात कर कर रहे रहे थे हैं कि सर कब आप। कुछ ऐसा रोकथाम आए, उपचार आए जिससे हम निजात पा पाए। सदी की सबसे बड़ी महामारी सी, सपने में सोचा था नहीं कि हमें जी घरों में कैद होना पड़ेगा जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। लेकिन वहां पर जब काफी इंतजार के बाद, जब काफी नुकसान हो गया था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे थे, तो वहां पर जब टीके का इजाज हुआ, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी। ये जी समझना चाहिए था, ये टीका कोई भाजपा के दफ्तर में तो बना नहीं है। जी आम आदमी को क्या संदेश मिलेगा? आपको तो उसको और बुलंद करना चाहिए ताकि जाइए आप तो टिका लगा के आइए, क्योंकि ये महान वैज्ञानिकों विपिन जी आपने कहा को कि श्रेय जाता था। हर मुद्दा जो है वो विरोध के लिए नहीं होता है। आपने कहा, आपने अखिलेश यादव के उस बयान का जिक्र किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या पता ये बीजेपी का टीका है, फिर बाद में उन्होंने भी टीका लगवाया और अपने बयान को उन्होंने वापस लिया। आपको क्या लगता है, आपने अगर राजनीतिक बयानबाजी की बात कही है, रामचरितमानस को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। खुद समाजवादी पार्टी भी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांग लेनी चाहिए, उन्हें रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, जबकि वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो भी शूद्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो खुद सीएम योगी से इन चौपाइयों पर सफाई मांग रहे हैं। और जबकि शिवपाल यादव है, उनकी राजनीति अलग है। उन्होंने कहा कि मतलब ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। एक तरफ अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव जो ये कहकर किनारा कस ले रहे हैं कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। तो ये किस तरीके की राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी में चल रही है? मैं अलका जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपने जो ये सवाल पूछा है। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात जाए, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है। मैं पत्रकार से पहले इस देश का एक नागरिक हूं और मुझे बोलते हुए ये बड़ा फख्र महसूस होता है कि यहां पर ये वही मुल्क है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। हम लोग सबकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। क्या ये किसी को समझाने की आवश्यकता है कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूं कि अगर मैं अपने मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावनाओं की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं, अपने बाकी जो धर्म के मेरे मित्र हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरी धार्मिक भावनाओं की कदर करें। लेकिन एक नया ट्रेंड सा उभर के आ गया है जो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप एक विशेष समुदाय को लेकर आपको टॉलरेंस चाहिए। आप बोलते हैं नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस यहीं पर है सारा। और मैं बात कर रहा हूं हिंदू धर्म की, आप देवी देवताओं को पता नहीं कैसे आप उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे। आप लिव एंड लेट लिव, ये होना चाहिए कि आप छोड़ दीजिए। आप हर एक बात में धर्म की वो चीजें ले आते हैं, आड़ में बात करने लग जाते हैं। आप फिल्मों में भी देखे कैसे आप दिखाते हैं, वो भी ओटीटी उस पे प्लेटफॉर्म पर, वहां पर नकेल कसी गई थी। अच्छी बात है, नए आईटी कानून उनमें संशोधन हुआ है 2021 वाले कानूनों में, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। ये, और अगर देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये अपेक्षा करी गई थी 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था राम मंदिर पर, कि अब कम से कम हम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की बात सोचेंगे।
विकास को तवज्जो देंगे और यही अपेक्षा करी जाती है। हम लोग सब एक हैं और यहां पर अगर ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जिनका आप जिक्र कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ से फिर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की जो राजनीति का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है, उस मामले को दरकिनार कर शिवपाल यादव का कद जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक समय वही शिवपाल यादव थे जो अपने कद को लेकर विधानसभा में अपनी सीट को लेकर मुद्दा उठाया करते थे और वही समाजवादी पार्टी है जो उन्हें फ्रंट फुट पर लेकर आ रही है। अब ये राजनीतिक मुद्दा है, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में लेकर आई है, उन्हें इसका कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर रहती हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को नई शराब नीति पर घेरना शुरू किया। दरअसल उमा भारती ओरछा में शराब दुकान न हटने को लेकर नाराज थी। उन्होंने कहा कि ओरछा की शराब की दुकान न हट पाने का रहस्य खुल गया है। हमारी सरकार ने जब बंद करने का नोटिस दिया, कई बातें गलत तरीके से पेश की गई। उमा भारती ने कहा कि शराब की दुकानों को लेकर यह तर्क दिया गया कि ये ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर ज्यादा दूर है। ये नहीं लिखा गया कि ये राम राजा सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर है, रोड के माध्यम से सिर्फ 17 फीट की दूरी पर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक वहां से प्रवेश करते हैं। उमा भारती ने इसको लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, उमा भारती लगातार शराब की दुकानों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। जी, मैं आपको बिल्कुल हल्का ये चीज बता दूं कि उमा भारती लगातार 2 सालों से शराब नीति को लेकर और शराब व्यापार को लेकर काफी उग्र जो है मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो सरकार की जो नीति है, शिवराज की जो शराब नीति है, उसको लेकर वो काफी चिंतित है, क्योंकि गरीब वर्ग लॉकडाउन के बाद गरीब वर्ग की पूरी तरीके से कमर जो है वो टूट चुकी है। उसके बाद सरकार अपने राजस्व को ध्यान में रखते हुए शराब को जो उन्होंने सस्ता किया है और शराब नीति पे जिस तरीके का उनका पूरा कारोबार चल रहा है, उसको लेकर उमा भारती लगातार अपने प्रयास कर रही हैं। छतरपुर के आगामी नवंबर में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं जो है काफी एक परिवर्तन ला सकता है और उमा भारती इसका जो विरोध शराब नीति को लेकर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर है। उमा भारती का कहना है कि ओरछा में गलत जानकारी दी गई थी सरकार को। कहा गया था कि मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि जो शराब की दुकान है वो मंदिर के गेट से मात्र 17 फीट की दूरी पर है। तो लगातार उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। देश में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर हमलावर है। संसद से सड़क तक विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। साथ ही विपक्षी दल सत्ता को भी कोस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और अडानी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी कार्यकर्ताओं की तरफ से सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने गौतम अडानी के पासपोर्ट को जब्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई करने की मांग की है।
ये तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संसद भवन पर अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह जो हैं वो खुद हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर की बात करें लखनऊ की जो है, जहां पर आम आदमी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो संसद भवन की है, जहां पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार विपक्षी दल जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने अडानी को लाभ पहुंचाया है। जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें निवेश के लिए अडानी की कंपनी में प्रोत्साहित किया है। ये आरोप लगातार जो है विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस जगह जगह LIC के दफ्तरों और SBI के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अब आम आदमी पार्टी भी अब इस विरोध प्रदर्शन में आगे नजर आ रही है। पुत्र अडानी को पूरी की पूरी देश की संपत्तियां दान में दे दी हैं और उसने अपनी मौज ऐश में ये संपत्तियां उड़ा मारी हैं और उसका परिणाम है कि ये सारा का सारा कष्ट देश की जनता को झेलना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी ने इस विषय को संसद में भी उठाया। पूरी आम आदमी पार्टी इस विषय को सड़क पर भी जोरदार तरीके से उठा रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब जनता के ऊपर इसका भार अतिरिक्त भार पड़ेगा तो ये लोगों को रुलाने के लिए मोदी का महाभ्रष्टाचार सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, केवल अडानी को खिलाऊंगा, तो ये नारा देश के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और हम लोग इसका पुरजोर तरीके से आज यहाँ विरोध करने के लिए एकत्र हुए। अपने मंडल मुख्यालयों पर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा देश अडानी के महा घोटाले पर चिंतित है। रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों में देश के करोड़ों लोगों का अडानी की कंपनी में 11.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया और ये रुपया अडानी की कंपनी में LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भारी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर हम बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। सर क्या नाम है आपका? मेरा अधिवक्ता अमित चोपड़ा। सर जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ मामला है? देखिए, हम लोग का धरना प्रदर्शन है कि भारत का जो रुपया है या भारत का जो लोग हैं वो किसी निजी लोगों के साहूकार नहीं है। आज भारत की जितनी इकोनॉमी है आप एक आदमी के हाथ में दिए दे रहे हैं। किसी को अगर 2 लाख का भी लोन लेना होता तो उसको पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, बैंक रिकवरी कराते हैं। आज भारत में पहले कितने डिफॉल्टर लोग हुए और जो बैंक से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक किसी का भी रिकवरी नहीं ले पाई। आपने एक व्यक्ति के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा दे दिया हुआ है लोन। आप सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हो और सारी चीज एक ही व्यक्ति को आप देते जा रहे हो। आज अगर वो व्यक्ति कोलैप्स होता है तो भारत की पूरी इकोनॉमिक फेल हो जाएगी और हर भारतवासी को चाहिए कि अगर इसके ऊपर हाथ उठा के साथ कदम से कदम बढ़ा के बात करें। जिस तरीके से LIC का जो पैसा था, LIC का जो पैसा था वो अडानी ग्रुप में लगाया गया था, तो इसके लिए आप किस तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हो, कहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हो? देखिए, हमारे माननीय श्री सांसद संजय सिंह जी इसके लिए संसद में हमेशा बात उठाते आ रहे हैं कि जो पैसा लगा ये आज अब तो LIC का अभी हुआ है, वो पिछले 1.5 साल से इस बात को संसद में उठा रहे हैं कि अडानी का कौन सी इनकी रिश्तेदारी है कि आप अडानी को पूरा प्रमोट करते चले जा रहे हो। जिस व्यक्ति का आज से 2014 पहले 35,000 का था, आज उसका टर्नओवर इतना लंबा आपने लाके खड़ा कर दिया। आप एक अगर इकोनॉमी किसी ने पढ़ी हो, आप अगर डिस्प्यूट करेंगे लोगों को, आप एक ही को सिस्टम लेके तो वो जो चाहता कर ले। पहले एयरपोर्ट में आप जाते थे, पार्किंग का टिकट 20 रुपए का होता था, 30 रुपए का होता था, आज पार्किंग में 70 रुपए और सिस्टम ऐसे उन्होंने किया हुआ है कि अगर 10 मिनट के अंदर राउंडिंग करनी हो, अब वो आदमी जब पार्किंग में लेके जाता है कम से कम उसको 20 मिनट, मतलब पैसा, जनता का पैसा लूटने का उन्होंने सारे तरीके निकाले हुए हैं। तो अब यहाँ से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स भी लगी
हुई है, तो यहाँ से कहाँ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मार्च करेंगे और हम लोगों ने आगे भी पहले भी लाठी खाई है पुलिस की, और फिर खाएंगे हम लोग लाठी। हम लोग लाठी से ना डरने वाले हैं, हम लोग इस इंकलाब से निकले आदमी है, आंदोलन से निकले वाली पार्टी के लोग हैं। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे सड़क पर। जी बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था अडानी को लेके, वहीं आज आम आदमी पार्टी का भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी लखनऊ के अंदर। मैं शमशाद आलम, आर्या न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। शमशाद, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक भारी प्रदर्शन किया था अडानी को लेके, वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी सड़कों पे दिखाई दे रही है जी। अडानी के खिलाफ पूरी तरीके से आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि पूरी तरीके से जो है इस समय जो है हमारे उत्तर प्रदेश में भी अडानी के खिलाफ काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन हो रहा है, और यूपी से सबसे बड़ा अडानी ग्रुप को एक झटका मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर थे वो लगने थे। हालांकि उनसे वो टेंडर लगभग 25 करोड़ का था, वो छीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेंडर का था और जो जिस तरीके से अडानी ग्रुप का एयर गिर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात थी, जिसको लेके जो है प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। शमशाद, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी की इस प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मांगे थी कि LIC और SBI बैंक का जो पैसा लगा हुआ है अडानी ग्रुप में, उसकी जांच बैठा ली जाए, सरकार से यही मांग कर रहे हैं। वहीं अब जो है आम आदमी पार्टी भी इन्हीं मुद्दों को लेके ज्ञापन सौंपने के लिए बाकायदा जो है वो मार्च कर रही थी, जो LIC ऑफिस के लिए। हालांकि उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से जो है धरने पे बैठ गए थे, जिसके कारण जो है उनको जो है गिरफ्तार करके इको गार्डन के लिए भेजा गया था। मगर उनकी जो मांगे थी वो इसी तरीके से थी कि जितना पैसा है लगभग 2,500 करोड़ रुपए, वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी जांच हो, और जो जनता का पैसा है वो पूरी जनता के हित में रहे। और जो बैंकों से और LIC से जो पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ था, तो वो पूरी तरीके से सरकार उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करने के बाद और उसको देखने का। जी शमशाद, क्या नहीं लगता कि बीजेपी को जिस तरीके से विपक्षी दल घेर रहे हैं इस मुद्दे पर, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है, जबकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो निगरानी समितियां हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल, बता दें कि जो अडानी ग्रुप थे वो काफी इस देश के सबसे माने जाने व्यक्ति थे। अचानक उनका शहर गिरने के बाद वो बिल्कुल नीचे आ गए। तो इसको देखते हुए जो पैसा देश का लगा हुआ है अडानी ग्रुप पे, तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों का जो पैसा लगा हुआ गरीबों का, तो विपक्ष दल जो है उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से बाकी जो भी जिनको कर्जा दिया गया था वो भाग गए, तो वहीं अडानी भी भाग सकते हैं, और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी शमशाद, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या नहीं लगता जो आगामी चुनाव आने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, इस वजह से विपक्ष एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से 2024 का चुनाव है, तो उसको देखते हुए जो विपक्ष पार्टी है वो पूरी तरीके से जो है सरकार को घेरने का काम कर रही थी। हालांकि उनको ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो जनता को जागरूक करेंगे मुद्दों को लेके, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मुद्दा उछला है ये कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी को मजबूत कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा ये मुद्दा बन चुका है पूरे देश में। तो विरोध जो है वो पूरी तरीके से पार्टियां जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं, सड़कों पे उतरती हुई नजर आ रही हैं। जी शमशाद, क्या लगता है आपको ये जो अडानी का मुद्दा हिंडनबर्ग की वजह से उठा हुआ है, इसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, कितनी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आने वाले समय में 2023 में कई राज्यों में चुनाव हैं। जी बिल्कुल, इस मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, तो पूरी तरीके से
सरकार के ऊपर धावा बोल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, उनके शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए इन लोगों का एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, जिसको जो है जनता के बीच में ला रहे हैं। और साफ तौर से इनका यही कहना है, जिस तरीके से जनता का पैसा है वो जनता के पास पहुंच जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। मगर ये मुद्दा जो है वो 2024 का है, और जिस तरीके से इलेक्शन और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो है ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जा रही है और धरना प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले जो चुनाव है उसमें एक बड़ा असर मिलेगा देखने को। विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर मजबूत अपने आप को बनाने की कोशिश करेगी। जी शमशाद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक अहम रोल निभाती है यहाँ की राजनीति में। अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी हिंडनबर्ग को लेकर बहुत कुछ विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है अभी तक चुप नजर आ रही है इस मामले में? जी, अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है अडानी के एक मुद्दे को लेकर, जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे देश में, वहीं जो है आम आदमी पार्टी भी जो है अभी दिखी नहीं है सड़कों पे, मगर आने वाले समय पे इसी मुद्दे को लेकर वो भी सड़कों पे दिखाई दे सकती है। जी जी शमशाद, जिस तरीके से हिंडनबर्ग के बाद अडानी का जो शेयर है वो गिरा और विपक्ष हंगामा मचा रहा है, जिस तरीके से जेपीसी की जांच की बात की जा रही है संसद की तरफ से, सांसदों की तरफ से, क्या वजह है कि जो बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को ठुकराया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी अगर कई मुद्दे उठे हैं, स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हो गई हो, बोफोर्स घोटाले की बात कर ली जाए, इन सब मामलों में जांच कमेटी का गठन किया गया है, जेपीसी का गठन किया गया है। क्या वजह है कि बीजेपी जो है विपक्ष की इस मांग को ठुकराती हुई नजर आ रही है? कि बिल्कुल बीजेपी की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, ये विपक्ष नहीं जान पा रही है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर था उसका टेंडर जो है वो खारिज कर दिया गया है और उसकी जांच बैठा ली जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो अब सरकार करती हुई नजर आ रही है, मगर विपक्ष पार्टी का जो एक मुद्दा है कहीं ना कहीं एलआईसी बैंक, एलआईसी का, तो ये जो पैसे विपक्ष पार्टी का कहना, जो पैसे जो है मार्केट में लगे हुए थे अडानी मार्केट में, तो वो पूरी तरीके से जो मार्केट गिर चुकी है, तो वो जो पैसा जो कर्जा है वो किस तरीके से जो अपने देशवासियों का पैसा लगा वो किस तरीके से वापस आएगा और किस तरीके से मिलेगा, ये उन लोगों की मांग है सरकार से। क्योंकि और साफ तौर से आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो ये भी कहते हुए नजर आए कि इनका पासपोर्ट जो है वो अडानी का जो है जब्त कर लिया जाए, क्योंकि भागने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सरकार से ये भी जो है गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है अडानी मुद्दे को लेकर, एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश जो है लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब ये मुद्दा आगे कहां तक जाता है, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ कौन सा रुख अख्तियार करती है, ये आने वाले समय की बात है। मेरे साथ फिलहाल ब्यूरो रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।